जी गुड इवनिंग एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। हम अभी जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं लेक्चर्स की, इसमें मैंने आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दिया था कि CSS ऐसे बेसिकली है क्या। फिर मैंने आपको बताया कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसका CSS का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आउटलाइन होती है, एक उसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद पैराग्राफिंग करनी होती है जो कि बॉडी ऑफ ऐसे होती है, फिर आपने रिकमेंडेशंस देनी है और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। आउटलाइन का मैंने आपको बता दिया था कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद सबसे पहले रफ पेजेस के ऊपर एक दफ़ा आउटलाइन लिखनी है। जितनी स्पेस वो ले उतनी स्पेस आपने स्टार्ट में छोड़ देनी है। तो एक दफ़ा जब आप अपना ऐसे लिख लेंगे सारा, उसके बाद आपने नीट करके आउटलाइन दोबारा लिखनी है। आउटलाइन जब आप एक दफ़ा रफ पेजेस में बना लेते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने ऐसे लिखना होता है। ऐसे में अब आपको, चूँकि मैंने बताया कि आपने आउटलाइन पहले नहीं लिखनी, वो बाद में लिखनी है, तो अगर आउटलाइन नहीं लिखनी तो फिर आपको उसका जो अगला पार्ट है इंट्रोडक्शन, वहाँ से स्टार्ट करना होगा कि आप आउटलाइन की स्पेस छोड़ेंगे स्टार्ट में, जो पेजेस होंगे, जो वर्कशीट FPSC वाले देंगे आपको उसमें, और उसके बाद जो है आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने CSS या PMS में जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों, आपको जो टॉपिक्स हैं वो दे दिए जाएं, क्वेश्चन शीट आपको दे दी जाए, तो आपने इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या ऐसे का। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ है आपके ऐसे का, ठीक है। आपके ऐसे का ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ऑब्वियसली पहले आउटलाइन होती है, लेकिन वो आप जो है वो बाद में लिखेंगे, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ होता है, एग्ज़ामिनर जो है वो आउटलाइन देखने के बाद सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे आता है। तो जो आप इस पैराग्राफ में इंप्रेशन बिल्ड करते हैं, एग्ज़ामिनर के पास आपका वही इंप्रेशन जाता है। गिव्स होल रिफ्लेक्शन ऑफ द ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे की समरी होती है। इंट्रोडक्शन, जो कुछ भी आपने ऐसे में लिखा हुआ है, जितने भी आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट्स हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो मेंशन करने होते हैं। जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो आप इंट्रोडक्शन लिखने में 20 मिनट्स जो है वो लगाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाएंगे। 20 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, वरना एक पैराग्राफ लिखने में जो है वो 5 से 10 मिनट मुँह में लगा करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में देता क्या है, ये इंप्रेशन देता है एक, कि आपका पूरा ऐसे किस तरह का होगा। क्योंकि समरी होती है ना ऐसे की, सारे आर्गूमेंट्स आपने इसी में कंसाइज करके लिखे होते हैं। आइडिया देता है, स्टांस आपका देता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अगर आप कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल गया है जिसमें आपसे आपका स्टांस पूछा गया है, तो आप जो है वो सबसे इसमें इंट्रोडक्शन में अपना स्टांस भी लिखेंगे। फिर क्लैरिटी ऑन डिमांड ऑफ एग्जामिनर, जिससे क्लैरिटी आएगी कि एग्जामिनर ने जो कुछ पूछा गया है वो आपने उसको प्रोवाइड भी किया है या नहीं। अब आ जाता है कि इंट्रोडक्शन की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो इंट्रो की जो लेंथ है वो अमूमन 13 to 14 सेंटेंसेस होती है। कुछ लोगों की जो राइटिंग है वो छोटा छोटा लिखते हैं। अगर आप ये मेरे वाले नोट्स देखें, तो मेरी राइटिंग जो है वो खुली खुली है और बड़ी बड़ी है, और सेम यही राइटिंग मैंने पेपर में भी की थी। तो हो सकता है कि आप लोग जो है वो, जिनकी राइटिंग छोटी है, वो 1-2 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख लें। जिनकी राइटिंग बड़ी है उनके लिए 13 to 14 सेंटेंसेस में कवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे 13 to 14 सेंटेंसेस हैं, लेकिन सेंटेंसेस भी लॉन्ग और शॉर्ट हो सकते हैं। तो अमूमन आपका जो इंट्रोडक्शन है वो या तो 1 सफ़े का होगा या फिर 1.5 सफ़े का होगा। जिनकी राइटिंग बड़ी है, कभी भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 2 सफ़ों के ऊपर ना लेके जाएं, यानी 2 सफ़े कंप्लीट ना हो कि एक ने पहले 1 सफ़ा सारा लिखा है, फिर दूसरा सफ़ा भी आप एंड तक पहुंच गए हैं।
डेढ़ सफ़े के जिन लोगों की राइटिंग बड़ी है, डेढ़ सफ़े के अंदर अंदर उनका जो है ना वो इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अमूमन उसमें 13 to 14 सेंटेंसेस आते हैं। जिन लोगों की राइटिंग छोटी है वो ज़्यादा सेंटेंसेस लिख लें, लेकिन फिर भी डेढ़ सफ़े से ज़्यादा उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। और वो भी जिनकी राइटिंग छोटी है वो कोशिश करें कि एक सफ़े के अंदर ही उनका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा आ जाए। फिर इंट्रो के दो पार्ट्स होते हैं। एक उसमें स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग लाइंस कौन सी हैं। दूसरा उसमें जो है ना वो पार्ट होता है जिसमें आपने सारे ऐसे की समरी देनी होती है। तो फ़र्ज़ करें आप एक सफ़े का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो स्टार्ट वाले जो सेंटेंसेस होंगे 5 to 6 वो आपकी स्टार्टिंग लाइंस होंगी, और उसके नीचे जो आप सेंटेंसेस लिखेंगे 7 to 8 सेंटेंसेस वो आपकी सारी ऐसे की समरी होगी। ये एक ही पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन। आपने इसको 2-3 पैराग्राफ में स्प्लिट नहीं करना, यानी शुरू से आपने स्टार्ट करना है और एंड तक एक ही पैराग्राफ आपने रखना है, ठीक है। जहाँ तक बात है स्टार्टिंग लाइंस की, तो ये क्या होता है, ये आपको टॉपिक का एक आइडिया देता है कि टॉपिक बेसिकली है क्या, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की वो देता है, और आपकी ओपिनियन ऑब्वियसली जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक कहते हैं या आपका स्टांस है वो देता है। इसके अलावा ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती हैं ये वाली स्टार्टिंग लाइंस। ये जो 5 to 6 लाइंस आप लिखेंगे कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने परेशान नहीं होना है। अब इस चीज़ को आप छोड़ते हैं, स्टेप 2 को, ये मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। अब देखें, जो स्टार्टिंग लाइंस है ना, आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करना है उसके दो मेथड्स हैं बेसिकली, ठीक है। एक मेथड वो है जिससे आप एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। अमूमन एक जनरल इम्प्रेशन पाया जाता है, कुछ जो मेंटोर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो अपने एस्पायरेंट्स को ये कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आपने कभी भी कोटेशन से ऐसे स्टार्ट नहीं करना। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी सजेशंस पे बिल्कुल कान ना धरें, इतना नैरो माइंडेड ना हो। आप जो है वो ऐसे, अगर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आपकी ऐसे की लेंथ पूरी है, आपने कोटेशन को प्रॉपरली आपने बीच में एम्बेड किया हुआ है कि आपने कोटेशन से अगर ऐसे स्टार्ट किया है लेकिन प्रॉपर उसको जो है वो एम्बेड किया हुआ है कोटेशन को, तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, कोटेशन लिख के तो नीचे से बात कोई और लिख देनी है इंट्रोडक्शन में, तो फिर ऑब्वियसली वो एक इशू होता है, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आप कोटेशन से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड है। वो ये है कि आपने, चलें वो भी देख लेते हैं। तो एक मेथड ये है कि इंट्रोडक्शन आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा आपका क्या है कि इंट्रोडक्शन जो है वो आप जो है वह किसी जनरल सेंटेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बात इसमें लिखी हुई है कि कोटेशन से आप उस वक्त नहीं स्टार्ट करेंगे जब आप क्वेश्चन मार्क, नॉट इन केस ऑफ क्वेश्चन मार्क है, जब आपके टॉपिक में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर आप इसमें ये कोटेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई लिटरेचर रखा हुआ था ग्रेजुएशन में, या आप लोग बड़े अच्छे लिखा रही हैं, तो आप इवन क्वेश्चन मार्क आ जाए, कोई भी कॉलन आ जाए, एंड और जो कुछ भी आ जाए, आप कोटेशन से जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली अमूमन यही होता है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, यानी जहाँ पे आपने अपना स्टांस देना है, अपनी ओपिनियन देनी है, थीसिस ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक देनी है, जहाँ पे टॉपिक डिमांड कर रहा हो, तो अमूमन वहाँ पे कोटेशन से स्टार्ट नहीं किया जाता है। जनरल सेंटेंसेस जो दूसरा मेथड है उसको फॉलो किया जाता है। तो दो मेथड हैं, एक आप इंट्रोडक्शन कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी जनरल सेंटेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपने कोटेशन से कैसे स्टार्ट करना। तो जब भी आपने इंट्रोडक्शन अपना कोटेशन से स्टार्ट करना हो, तो सबसे पहले आप कोटेशन लिखेंगे, ठीक है। जो भी है आपने लिखना चाह रहे हैं, उसके नीचे जिस बंदे की कोटेशन है वो उसका नाम आप जो डैश डाल के प्रॉपर एक लिखा करते हैं, ये वो आप लिखेंगे। और यानी ये पहला तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कोटेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद जो आप सेंटेंस लिखेंगे ना, यानी पहला सेंटेंस फर्ज करें आपका कोटेशन का हो गया, उसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा।
कोटेशन के बाद जो आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, जो कि एक्चुअली आपका सेकंड सेंटेंस होगा कोटेशन को इंक्लूड करके, तो उसमें आप सबसे पहले कोटेशन की जो कोट आपने लिखी है उसकी इम्पोर्टेंस को बयान करेंगे कि क्यों मैंने ये कोट दी है। जब आप एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे, इम्पोर्टेंस बयान कर देंगे कोट की, उसके बाद उस कोट को आप अपने टॉपिक के साथ लिंक करेंगे थर्ड सेंटेंस में। तो देखें कैसे सेंटेंसेस काउंट कर रहे हैं हम। पहला सेंटेंस या वेरी फर्स्ट आपकी जो है वो कोटेशन आ गई, आपने कोट लिख दी। जो दूसरा सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें आप क्या करेंगे कि इम्पोर्टेंस बयान करेंगे कोट की। तीसरे सेंटेंस में आप कोट को टॉपिक के साथ लिंक करेंगे। चौथे सेंटेंस में आप अपने टॉपिक को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसी तरह आगे वो फिर पांचवें सेंटेंस में भी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखें पहले 5 से 6 लाइनें जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, इसमें आपको क्लियरली पता चल गया कि आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोटेशन को नीचे प्रॉपर आपने 4-5 सेंटेंसेस लिख के तो इंट्रोडक्शन में एम्बेड करना है, उसको जो है वो उसके साथ हार्मोनाइज करना है आपने, ठीक है। ये उसकी एक एग्जांपल है। फर्स्ट करिए आपका टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले हमने कोटेशन दे दी, इधर बीच में जो है जिस बंदे की कोटेशन है उसका नाम नहीं लिखा हुआ, नीचे डैश डाल के, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो इट इज़ एविडेंट है, ये हम कोटेशन की जो कोट हमने ऊपर लिखी है उसकी इम्पॉर्टेंस बयान करने लगे। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कोट ऑफ जिमी कार्टर की ये कोट है, डेट एवरी कंट्री नीड्स टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा कोट है क्या, उसकी हमने इम्पॉर्टेंस बयान कर दी कोट की, ठीक है, ये इस सेंटेंस में। उसके बाद हमने इस सेंटेंस को अपने टॉपिक के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो उम्मन पाकिस्तान के ऊपर ही था, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसको हमने लिंक कर दिया। फिर देख लें एक दफ़ा, सबसे पहले कोट लिख दी, फिर हमने उसकी इम्पोर्टेंस दे दी, फिर हमने क्या कर दिया, लिंक द कोट विद द टॉपिक। तो हमने क्या कर दिया, अब इसको टॉपिक के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। द सेम इज़ ट्रू फॉर पाकिस्तान वेयर इट इज़ सीन दैट एनर्जी रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एंड वी आर नियरिंग डिवास्टेशन। इफ दिस सिनेरियो रिमेन्स अनचेक्ड, future generations are cursed and destined for darkness. Therefore, energy crisis is the biggest issue that is threatening our existence. ये आप मुसलसल जो है ना वो अपना टॉपिक ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिन लोगों की राइटिंग छोटी है वो तो ये एक्स्ट्रा लाइनें लिख लेंगे आगे, ठीक है। ये जैसे एक्स्ट्रा लाइंस कौन सी है, इफ़ दिस सिनेरियो रिमेन्स अनचेक्ड, फ्यूचर जनरेशंस आर कर्स्ड एंड destined फॉर डार्कनेस, देयरफॉर एनर्जी क्राइसिस द बिगेस्ट इशू दैट इज थ्रेटनिंग आवर एक्जिस्टेंस, ठीक है। जिनकी राइटिंग बड़ी है जैसे मेरी है, तो क्योंकि आगे समरी भी लिखनी होती है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी कंसाइज करते हैं, यानी ये जो लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसको भी एक सेंटेंस में गोल मोल करके ना लिख दें, ठीक है। अब देखें पहले मेथड का आपको पता चल गया कि जब आपने कोट से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। ये ऊपर कोट दे दी, फिर इसको इम्पोर्टेंस उस कोट की बयान कर दी, लिख दिया आपने। उसके बाद उसने अपने टॉपिक के साथ लिंक करके 1-2 सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद आपने जो ऐसे की समरी होगी वो बीच में डालनी है, लेकिन वो सेकंड पार्ट होगा, उसका मैं आपको बाद में बताऊँगा आपने क्या करना है, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड था वो मैंने आपको बताया कि अमूमन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए या फिर और आ जाए या फिर कोई ऐसा साइन ऑफ या फिर ऐसा कोई क्या उसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क आ जाए कि आपको ये पता चले कि एग्ज़ामिनर ने आपसे पहले ये पूछा हुआ कि पहले आप क्लियरली अपना स्टांस इंडिकेट करें, अपनी ओपिनियन बताएं कि आप इस टॉपिक के बारे में लाइन ऑफ एक्शन इंडिकेट करें, उसके बाद आप टॉपिक के ऊपर लिखें। तो ऐसे में आपने स्टार्टिंग विद ऑन वाला मेथड जो वो स्टार्ट करना है, जिसमें आप एक जनरल सा सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले आपने एक जनरल सा सेंटेंस लिख देना है, फिर उसके बाद आपने अपना स्टांस देना है बेसिकली, कि आपका जो अपनी थीसिस स्टेटमेंट आपने पहले बनाई होगी ना, जो आउटलाइन से पहले आपने लिखी होगी, यानी एक जनरल सेंटेंस लिखना है। उसके बाद पहले सेंटेंस आपका आ गया जनरल सेंटेंस, बताऊँगा आपको जनरल सेंटेंस भी कैसा होता है, आगे एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट सेम उठा के लिख देनी है,
ठीक है। थर्ड फिर आपकी आगे जो है ना एक आधा आपका लिंकिंग सेंटेंस आ जाता है, उसके बाद आपकी सारी समरी आ जाती है। फर्स्ट किया, ये आपके पास उसकी एग्जांपल आ गई उसी सेम ऐसे की। अब हमने कोड से स्टार्ट नहीं किया बल्कि एक जनरल सेंटेंस से कर दिया। क्राइसिस इज़ अ वर्ड नॉट अनकॉमन टू पाकिस्तान। Unfortunately, since its inception, we only associate one word with our homeland, that is crisis. These crises have engulfed the economy and progression of our country of all. अब देखिए ये 2-3 सेंटेंसेस अमूमन उन्होंने जनरल लिखे हुए हैं, आपको 2-3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेंटेंस लिख दें, जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ है क्राइसिस एज अ वर्ड नॉट अनकॉमन टू पाकिस्तान, बाद में इसको लिंक कर दें एनर्जी क्राइसिस के साथ, ठीक है। वन ऑफ द क्राइसिस विच पाकिस्तान इज़ फेसिंग कंसिस्टेंटली, यानी पहला आपने क्राइसिस का लिख दिया सेंटेंस, उसके बाद लिख दिया वन ऑफ द क्राइसिस विच पाकिस्तान इज़ कंसिस्टेंटली फेसिंग फ्राम इट्स बर्थ इज़ एनर्जी क्राइसिस। उसके बाद फिर आपने फिर अपने कॉजेज़ मेंशन करने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन करने हैं, रिकमेंडेशंस को थोड़ा गोल मोल करके एक सेंटेंस लिखना है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यानी आप 1-2 सेंटेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले मैं आपको ये वाली चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको इसकी एक और 2 एग्जांपल दिखा दूँ, ताकि आपके पास जो है ना क्लैरिटी आ जाए थोड़ी कि हमने करना क्या है। ये डूज हैं और डोंट्स हैं, इसमें मेरे ख्याल से वो नहीं है, वो होगी दूसरी फाइल, ये इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास जो है ये एक टॉपिक दिया गया है, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो क्लासरूम जो है यानी एजुकेशन जो है वो बेसिकली किसी भी नेशन का जो फ्यूचर है वो एजुकेशन डिसाइड करती है। क्लासरूम से मुराद एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें ये उसकी आउटलाइन एक लिखी हुई है, गूगल को यूज़ करके इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर उसका आप एक ओवरव्यू सा दे देंगे, उसके बाद आप अपने सारे आर्गूमेंट्स देंगे। ये सारे आर्गूमेंट्स लिखे हुए हैं बीच में, ठीक है। जस्ट आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। मेन हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ये आ गया इंट्रोडक्शन। तो मैं सिर्फ आपको जनरल सेंटेंस की एक एग्जांपल देना चाह रहा था। आप देखें, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, चाहे उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था है और भी नहीं था है, लेकिन जब हमने ऐसे एक जनरल सेंटेंस से स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। एक पहले आपने एग्जांपल देखी एनर्जी क्राइसिस वाली, एक और देख लें। तो इसमें पहला जनरल सेंटेंस मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, क्लासरूम्स प्ले अ की रोल इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये हमारा जनरल सेंटेंस आ गया। क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी है तो मेरे पास इतनी ज़्यादा वो स्पेस नहीं थी होती है कि मैं जो है वो 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस जनरल करके अपने टॉपिक को लिंक करूं, तो मुझे बड़ा कंसाइज करके लिखना होता था। अगर आप लोगों की राइटिंग छोटी है तो एक आधा सेंटेंस एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अब देखें, अगर तो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है तो आप जनरल सेंटेंस लिखने के बाद आगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। ये वेरियस से पहले आपकी ना थीसिस स्टेटमेंट आएगी सेकंड सेंटेंस। और अगर नहीं है तो आपने जो उससे आगे अपना यानी जो दिया हुआ है अपने आर्गूमेंट्स वो आपने मेंशन करने होते हैं। जैसे इस केस में हमने ऊपर वाली अगर आप आउटलाइन इसकी देखेंगे तो उसमें कुछ पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने वो लिख दिया सबसे पहले जनरल सेंटेंस, फिर उसके बाद लिख दिया वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्ट्स प्रूव दैट अ नेशन कैन नॉट अचीव इट्स गोल ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर विदाउट हैविंग एन एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद आप बयान करना शुरू हो गए, द पॉलिटिकल फैक्ट्स इंक्लूड। अब देखें, ये जो वर्ड है ना इंक्लूड, ये बड़ा केयरफुली जो है ना वो चूज़ किया गया है। आपने इधर ये वाला वर्ड जो है ना इंक्लूड, कंसिस्ट ऑफ, यही यूज़ करना है। आप इधर फॉर एग्जांपल का जो वर्ड है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इंक्लूड का वर्ड यूज़ करेंगे, कंसिस्ट ऑफ का कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने एग्जांपल्स नहीं देनी है। तो द पोलिटिकल फैक्ट्स इंक्लूड प्रोविजन ऑफ गुड पोलिटिकल लीडर्स, ये वही आपके आगे आर्गूमेंट्स हैं जो आपने अपनी आउटलाइन में लिखे हुए हैं, सेम आपने इसको इधर लिख देना है। जो 4-5 इंपॉर्टेंट हैं उसको लिख दें। क्रिएशन ऑफ पोलिटिकल अवेयरनेस अमंग मैसेज, सेंसिटाइजिंग अ नेशन टू द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आना था मैसेज एंड सेंसिटाइजिंग अ नेशन टू द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपके पास ज़्यादा आर्गूमेंट्स हैं तो आप उसको एक कनेक्टर के थ्रू यानी 3-4 एक सेंटेंस में लिख लेंगे, 3-4 अगले सेंटेंस में लिख देंगे। जैसे मैंने इधर सिमिलरली का एक कनेक्टर यूज़ किया है,
ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया है और आगे 2-3 और आर्गूमेंट। सिमिलरली क्लासरूम्स इंजेक्ट मॉरल वैल्यूज इन द यूथ ऑफ अ नेशन, प्रिपेयर वीमेन फॉर अ वाइब्रेंट रोल एंड फॉर्म अ हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ क्लासरूम्स आल्सो क्रिएट अवेयरनेस इन अ नेशन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ये आगे एनवायरमेंटल फैक्ट्स आ गए एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपने इसी तरह यानी अपने जो आर्गूमेंट्स होंगे वो आपने बारी बारी मेंशन, अगर आपने कॉजेज लिखने हैं तो कॉजेज इंक्लूड 3-4 कॉजेज लिख दिए, उसके बाद सिमिलरली का वर्ड करके 1-2-3 कॉजेज और लिख दिए। फर्स्ट करें आगे आप कॉन्सिक्वेंसेस में जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, अगर तो आप कुछ ना बीच में ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे सिमिलरली, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, ये सेम है। जब आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में शिफ्ट हो रहे हो जिसमें सेम चीज़ें डिस्कस कर रहे हो तो ये वाले यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस से अगले सेंटेंस में शिफ्ट हो रहे हो और आप डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करें, तो फर्स्ट करें आपने पहले में चैलेंजेस बयान किए हैं तो दूसरे में आप उसके सॉल्यूशंस बयान कर रहे हो, तो आप फिर जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो क्या लगाएंगे, हाउएवर, इन कंट्रास्ट, कंट्रेरी टू, ठीक है, नेवरदलेस। तो इस तरह के आप जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ना वो यूज़ करेंगे। फिर आपने अब लिख दिया हाउएवर सर्टेन पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स हैम्पर क्लासरूम्स टू डेवलप अ नेशन, दीज इंक्लूड। अब देखें ये जो हर्डल्स आ रही थी ना वो मेंशन करने लगे हैं। पहले में आ रही थी कि क्लासरूम्स कैसे फ्यूचर ऑफ नेशन डिसाइड करते हैं, अब उसमें बताने लगे हैं कि हर्डल्स कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो ट्रांजिशन वर्ड जो है वो मैंने हाउएवर का यूज़ किया कि एग्जामिनर को पता चले क्लियर कट कि एक सिग्नल वर्ड उसको ऐसा लिखा है कि अब एग्जामिनर को पता चले कि अब आइडिया चेंज होने लगा, यानी पहले एक आइडिया है अब उसका ऑपोजिट आइडिया डिस्कस होने लगा। दीज इंक्लूड, या आप इंक्लूड का वर्ड आपने पहले यूज़ किया तो आप इधर कंसिस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं। लैक ऑफ प्रायोरिटी to the education by the political leadership, budgetary constraints, corruption in the education sector, various culture norms that hinder women education, poverty and population explosion। ठीक है, जब आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, सारे आर्गूमेंट्स आपने लिख लेने हैं। अगर एनर्जी क्राइसिस वाला टॉपिक है, फर्स्ट करें आपने कॉजेज़ भी लिख लिए, कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख लिए, उसके बाद आपने रिकमेंडेशंस, अगर तो टॉपिक में क्लियर कट लिखा हुआ है ना कि रिकमेंडेशंस दें, जैसे एक टॉपिक आ जाता है क्लाइमेट चेंज एंड वेज टू काउंटर इट, या फिर आता था ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट, तो उसमें वेज टू काउंटर इट वो दरहकीकत आपकी रिकमेंडेशंस ही हैं। तो आप इधर भी जिस तरह आपने ऊपर आर्गूमेंट्स लिखे हैं, आप 5-6 रिकमेंडेशंस भी 2-3 सेंटेंसेस में इधर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर टॉपिक में रिकमेंडेशंस नहीं पूछी हुई लेकिन आपने वैसे देनी है तो आप एक सेंटेंस में ना गोल मोल करके वो रिकमेंडेशन का या कंक्लूजन का अपना सेंटेंस नीचे लाजमी लिखेंगे कि जैसे देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ एन एक्टिव रोल बाय द गवर्नमेंट एंड मीडिया टू इनेबल क्लासरूम्स टू गारंटी अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ अ नेशन। अब देखें बीच में हालांकि ये मेरी रिकमेंडेशंस भी थी कि गवर्नमेंट और मीडिया का रोल हो, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक ऐसा सेंटेंस बनाया है जो कि मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस का पर्पस भी सर्व कर रहा है और साथ में मेरी रिकमेंडेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जिस तरह आपने अपने ऊपर 5-6 आर्गूमेंट्स मेंशन किए हैं, आपने सारी 4-5 इधर मेंशन नहीं करनी है, सिर्फ आपने इस तरह का एक गोलमोल सेंटेंस बनाना है जिससे आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस भी आपका बन जाए और वही आपका जो है ना वो आपकी रिकमेंडेशंस को भी रिप्रेजेंट करे। तो ये एक इंट्रोडक्शन की जो है ना वो एग्जांपल है। इसको मज़ीद भी बेहतर बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उस वक्त मैंने ये लिखा था, बाद में दिल नहीं किया इसको मॉडिफाई करने को। जब भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करें ना, एक बात मैं आपको बताऊं, एक ही ऐसे को लें, एक टॉपिक को लें, उसकी आउटलाइन लिखें, उसको इवैल्यूएट करवाएं, उसको बाद में दोबारा लिखें। जब आप 2-3 दफ़ा इस तरह लिखेंगे ना तो इम्प्रूवमेंट बेसिकली इस तरह आती है। इम्प्रूवमेंट इस तरह नहीं आती कि आप एक टॉपिक पकड़ें, उसमें मिस्टेक्स को दूर किए बगैर, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए बगैर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएं, फिर उससे इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएं। इस तरह ना करें। जिस तरह अगर इस फर्स्ट का इस इंट्रोडक्शन में कुछ आपकी मिस्टेक्स हैं, जब आप इवैल्यूएट करवाते हैं तो आपको चाहिए कि उन मिस्टेक्स को दूर करके एक दफ़ा दोबारा इंट्रोडक्शन लिख के फिर इवैल्यूएट करवाएं। जब तक आपका ये एक इंट्रोडक्शन ठीक नहीं हो जाता एक टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक पे आप जंप ना करें। ये सिर्फ एक ही रास्ता है ऐसे को इम्प्रूव करने का, ऐसे में कमांड हासिल करने का, और कोई रास्ता नहीं है। ये बात सेम में रखें। तो एक ये है टॉपिक। इसी तरह एक दूसरा टॉपिक देख लें जो पहले भी हमने ऐसे ये वाला डिस्कस किया था, न्यू वार फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स।
तो ये उसकी सारी आउटलाइन है जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। सबसे पहले वैसे देख लेते हैं कि इस आउटलाइन में हमने लिखा क्या था। एक तो हमने चेंजिंग नेचर डिस्कस की थी, फिर हमने कुछ केसेस मेंशन किए थे वॉर फंड्स के, इकोनॉमिक वॉर फंड्स के है कहाँ कहाँ, फिर हमने कॉजेज़ ऑफ शिफ्ट बताई थी, फिर हमने इम्प्लीकेशंस बताई हैं, और एंड में हमने सजेशंस दे के कंक्लूड कर दिया। अब देखें इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल सेंटेंस से ना पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो ब्लिंकिंग द फैक्ट दैट द एडवेंट ऑफ द 21st सेंचुरी हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये एक जनरल सेंटेंस है। अमूमन जब आप डॉन के या किसी के भी एडिटोरियल या ओपिनियंस वगैरह रीड करते हैं, कोई भी आर्टिकल्स रीड करते हैं, तो स्टार्टिंग जो लाइंस होती हैं ना, उनको थोड़ा सा गौर से पढ़ा करें। जो अमूमन एडिटोरियल्स या ओपिनियंस वगैरह आते हैं, उससे ना आपको अपना इंट्रोडक्शन और नीचे जब पैराग्राफिंग करेंगे, बॉडी लिखेंगे, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग लाइंस है ना वो मिलेंगी। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी होती हैं, जैसे ओवर द ईयर्स कुछ लोगों ने इस तरह स्टार्ट किया होता है, कुछ लोगों ने किसी तरह स्टार्ट किया हुआ होता है। तो आप उनको ना जब डॉन के या एक्सप्रेस ट्रिब्यून के या कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स ओपिनियंस, तो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में एक दो स्टार्टिंग लाइन लिखी होती है ना, तो वो अपने पास कोशिश किया करें, अगर आपको कोई अच्छी मिलती है तो वो नोट कर लिया करें, वो आपको ऐसे लिखने में ना मदद देगी। तो इस तरह हमने इसका एक जनरल सेंटेंस लिख लिया। अब देखें, जब हमने एक जनरल सेंटेंस लिख लिया तो नेक्स्ट आगे आउटलाइन में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बताई थी। उसके बाद हमने केसेस डिस्कस किए थे वॉर फंड्स के। तो इसी तरह हमने क्या जनरल सेंटेंस लिखने के बाद हमने लिखा द मोस्ट क्रूशल वन इज़ द शिफ्ट इन द नेचर ऑफ वॉर फंड्स। तो उधर भी हमने नेचर शिफ्ट डिस्कस की थी, इधर भी हम डैट इज़ इकोनॉमिक वॉर्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल वॉर्स इन द ग्लोबल अरीना। It is possible now to subdue enemy without even firing a single shot। चाहे आप ये सेंटेंस ना भी लिखते फिर भी गुजारा हो जाना था, लेकिन चलें लिख लिया। तो उसके बाद हमने यानी इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, फिर हमने चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता दी, उसका भी सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक वॉर्स हो रही हैं। तो सेम इसी तरह अब हम केसेस डिस्कस करने लगे। इन द करंट सिनेरियो US China trade war, US opposition to the Chinese Belt and Road Initiative, disputes over South and East China Seas, US economic sanctions over Iran, Indian opposition to CPEC, and development of Chabahar port are cases and manifestations of economic war fronts। देखिए हमने उसको समराइज करके इसी तरह आर्गूमेंट्स को लिख दिया सेम। उसके बाद हमने कॉजेज जो शिफ्ट थे इकोनॉमिक वार्स के वो आउटलाइन में डिस्कस किए थे, तो हमने वो भी इधर लिखे। द फैक्टर्स कॉजिंग दिस शिफ्ट इंक्लूड द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रेंडरिंग ट्रेडिशनल वार्स ऑब्सोलीट, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, स्ट्रेटेजिक rivalry among states, weak role played by the global institutions। Similarly, increasing energy demand due to globalization and mushrooming population as well as economic competition over undersea resources are also important causes of this shift। क्योंकि causes of shift ज़्यादा थे तो उसको मैंने दो सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दिया सिमिलरली का वर्ड लगा के। एक ही सेंटेंस में आपको 7-8 ना डिस्कस करते हैं, वो बड़ा एक जो है ना वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है उसका, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने इम्प्लीकेशंस बताई थी अपनी आउटलाइन में कॉजेज डिस्कस करने के बाद। तो दिस हैज़ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इंक्लूडिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इवन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद हमने रिकमेंडेशन बताई थी, तो इसी तरह का एक कंक्लूडिंग गोल मोस्ट सेंटेंस लिख दिया, देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एज वेल एज एक्टिव रोल by the global institutions among other measures to avoid any adverse implication। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, ये एंड वाले 3-4 वर्ड्स जो है ना वो ठीक नहीं है। तो खैर आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अब आप देखें, आप जब ये वाला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना तो आपको इसमें कोहेजन भी नज़र आती है, आपको इसमें फ़्लो भी नज़र आता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपने सारा ऐसे इसी एक पैराग्राफ में पढ़ लिया। इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिसजॉइंटेड जो है वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि एक सेंटेंस के बाद अगले का कोई मुंह सर करना पता है। आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपने प्रॉपर सिग्नल वर्ड्स यूज़ करने हैं, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें कोहेजन होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी ये इंप्रेशन ना मिले
कि रैंडमली सेंटेंसेस वर्ब फेंके हुए हैं आपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। वैसे तो आपके पूरे ऐसे में कनेक्टिविटी और कोहेजन होनी चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकियों में फिर भी बंदा मैनेज कर लेता है, इंट्रोडक्शन में ज़रा कनेक्टिविटी और कोहेजन को मैनेज करना जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम वापस जाते हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन पे। कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि जिसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताऊंगा जी, आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है ऐसे में, कौन सी आप नहीं कर सकते, यानी डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे, ठीक है। ये भी है बीच में, मेरे ख्याल से इनको मैं मिस कर गया हूँ, चलें तो इधर से आ जाते हैं। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपने कैन का यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये अमूमन जब आप रिकमेंडेशंस में लिखते हैं तो कैन वहाँ पे यूज़ होता है, शुड, मस्ट, ये कैन उधर यूज़ होता है अमूमन। फिर आपने कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंसेस है ना वो नहीं लिखना। फिर आपने सेंटेंसेस को इंफॉर्मेशन से भी ओवरलोड नहीं करना। आपने अगर आपके आर्गूमेंट्स ज़्यादा हैं जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप इनको 2-3 सेंटेंस में स्प्लिट कर लें, सिग्नल वर्ड्स यूज़ करके, कनेक्टर्स यूज़ करके, सिमिलरली, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, इसी तरह हाउ एवर, नेवरदिलेस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके ना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस भी प्रोवाइड नहीं करने कि फ़लाँ ऑथर ने अपनी बुक लिखी है उसमें ये कहा है, या फिर फ़लाँ जो है वो कोई XYZ बंदा उसने ये बात कही है। इसी तरह आपने अपने पूरे ऐसे में डायरेक्टली किसी स्टेट के इंस्टीट्यूशन को हिट नहीं करना। पूरे ऐसे में ये बात याद रखें कि आपने डायरेक्ट कहें कि जी पाक आर्मी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस, आपने कभी भी, आपने वैसे उसको गोलमोल करके लिख सकते हैं कि दी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री, इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिशियन को आपने डायरेक्टली बाय नेम हिट नहीं करना कि PMLN, PPP या फिर PTI, या फिर उनके जो नाम लेके उनको कहीं भी आपने एड्रेस नहीं करना है। आपने पॉलिटिकल एलीट का वर्ड यूज़ करना है। आपने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम मेंशन कर देना है। इस तरह करके ना आपने लिखना है, कभी भी डायरेक्ट आपने हिट नहीं करना है। तो ये बेसिकली पहले ये पार्ट 2 में कैसे समरी लिखनी है उसी के बारे में बताया गया, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। फिर बताया गया कि डोंट ऐड रिकमेंडेशंस या कंक्लूजन अनलेस इन द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आपने रिकमेंडेशंस नहीं देनी, ठीक है, अनलेस के टॉपिक में आपसे पूछा गया हो, जैसे द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो जो वेज टू काउंटर इट है ये रिकमेंडेशन है। फिर ऑब्वियसली आपको 5-6 रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन में भी एक सेंटेंस में आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन इस तरह नहीं पूछा गया तो आपने एक आधा सेंटेंस गोल मोल सा जिस तरह मैंने बताया आप उस तरह लिख देना, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि देयर आर अम्टीन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये उसी का पार्ट 2 बेसिकली लिखा गया है, ठीक है। ये भी डोंट्स हैं कि डोंट यूज़ कैन, विल, कुड, शुड, ये आपने यूज़ नहीं करना। ये क्वालिटी ऑफ इंग्लिश को भी ख़राब करते हैं। इसके अलावा ये अमूमन रिकमेंडेशन में यूज़ होते हैं। फिर आपने लेंथी सेंटेंसेस से अवॉइड करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आपकी होनी नहीं चाहिए। पूरे ऐसे में आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती है, ब्लंडर होते हैं, ठीक है। फिर आपने टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने डेफिनेशंस नहीं लिखनी इंट्रोडक्शन में, आपने एग्जांपल्स नहीं लिखनी, यानी फॉर एग्जांपल का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। आपने कोई फैक्ट्स फिगर्स उसमें यूज़ नहीं करने। आपने डोंट स्टार्ट अ सेंटेंस विद बट से आपने सेंटेंस यूज़ नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना। डोंट स्टार्ट अ सेंटेंस विद एंड बिकॉज। डोंट रिपीट वर्ड्स, यूज़ सिनोनिम्स। इंक्लूड अगर लिख दिया तो कंसिस्ट ऑफ लिख लें, इसी तरह सिनोनिम्स यूज़ करने की कोशिश करें। डोंट राइट दिस ऐसे विल इज़ गोइंग टू, या मतलब दिस ऐसे इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट, इस तरह से आपने भी स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आपने एटसेट्रा, IE यानी जो अब्रीविएशंस हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी है इंट्रोडक्शन में, और ना ही कोशिश करें कि आप पूरे ऐसे में इनको यूज़ ना करें। इसकी बजाय इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना, और ऐसे में जब आप लिख रहे हो तो आप अमूमन यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, यानी एटसेट्रा की बजाय आप यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन वो भी बड़ा ही केयरफुली, ठीक है।
तो एक ये है, अब मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन आप बेसिकली दो तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन, आप जो है वो कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये कोटेशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और नंबर टू, आप जनरल सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दो एसेस दिखाए, क्लासरूम्स डिसाइड फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड न्यू वार फंड्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स। अगर आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है, जिस थीसिस स्टेटमेंट वाला टॉपिक है आपके पास, तो आप पहले जनरल सेंटेंस लिखेंगे, उसके फ़ौरन बाद आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने आर्गूमेंट्स वगैरह सारे इंट्रो में मेंशन करना शुरू करेंगे, यानी समरी ऑफ द एसे आप देंगे। तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, और वो कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है कि पहले एक जनरल सेंटेंस, उसके फ़ौरन बाद आपके ना थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अभी कि मैं आपको एक दो और एसेस जो हैं वो इस बारे में बता दूं, जिसमें अमूमन थीसिस स्टेटमेंट को भी बीच में इंजेक्ट किया हुआ हो। मेरे पास एक्सेस नहीं थी है इस तरह के एसेस की, नोट्स नहीं थे है मेरे पास, तो जो अवेलेबल है थे मैंने फिर उसी के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्डिंग बना डाली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे प्रेस किया जा रहा था कि आप जो है वो इंट्रोडक्शन की भी रिकॉर्डिंग हमें जल्दी से दें ताकि हम इंट्रोडक्शन कर सकें। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें इंट्रोडक्शन की। कोई भी इशू होता है, आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती है, तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूं जहां तक मुझसे पॉसिबल है, जो मेरे लिए इजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने पैराग्राफिंग कैसे करनी है, यानी बॉडी आपने पैराग्राफ कैसे लिखनी है, और उसके बाद हमारा जस्ट आ जाएगा कंक्लूजन, फिर हमारा ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।